समय की एक परिभाषा है। समय हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय चाहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया और समझाया है उसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा और उससे संबंधित जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनको तैयार करने का प्रयास किया होगा। हम लोग बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल को मैंने आपको समझाया। पाषाण युग से संबंधित बातों को लेकर के मैंने उस पर जिक्र किया। मैंने बात किया गुफाओं के बारे में। मैंने इसको लेकर के कुछ साक्ष्य लेकर के इकट्ठा किए, साक्ष्य बताई, उसकी अवस्थिति बताई, उसके खोज बताई और उससे संबंधित कोई विशेष था तो उसको समझाया। हम लोगों ने अल्मोड़ा जिला को पढ़ा। हमने अल्मोड़ा जिला के अंतर्गत इसमें लाखू गुफा या लघुडियार को देखा। हम लोगों ने इसमें आपका लुएथाप को देखा। हम लोगों ने इसमें पेटसाल को देखा, फलसीमा को देखा और फिर उसके बाद हम लोगों ने चमोली जिले को समझा और चमोली जिले के अंतर्गत हमने ग्वारखा गुफा को समझा। हम लोगों ने किमनी गाँव को समझा। हम लोगों ने मलारी गाँव को समझा। अब इसके बाद अभी कुछ 3 पॉइंट्स इसमें बचे पड़े, इसको पहले पूरा करते हैं, फिर हम उसके बाद उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों के बारे में आज पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए मैं एक चार्ट बनाता हूँ जल्दी से। आइए अब हम प्रागैतिहासिक काल का कुछ शेष जो पार्ट बच गया था उसको पूरा कर लेते हैं। रामगंगा घाटी, ये रामगंगा घाटी में अवस्थित है और इसका विशेषता क्या है कि यहाँ से शवागार और कपमार्क्स मिले। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि शवागार और कपमार्क्स कहाँ से मिले, तो रामगंगा घाटी से मिले। बनकोट, कई बार पेपर में पूछ रखा है कि बनकोट जगह कहाँ पड़ती है, तो आपको ध्यान में रखना पिथौरागढ़ में। तो आपको बनकोट की स्थिति मालूम होनी चाहिए। बनकोट कहाँ है, पिथौरागढ़ जिले में है, जिसमें डबल टिक कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बनकोट पिथौरागढ़ में और यहाँ से ताम्र मानव आकृति के साक्ष्य देखने को मिले। आपसे पूछेगा कि तांबे से निर्मित मानव आकृतियों के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिले, तो बनकोट पिथौरागढ़ से मिले। इसी प्रकार से हुडली गांव ये उत्तरकाशी में है और यहाँ पे नीले रंग का प्रयोग देखने को मिला। जो यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई उसमें नीले रंग का प्रयोग देखने को मिला। तो इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल से संबंधित साक्ष्यों की जो कड़ी है वो मैंने आपको पूरी करवा दी है। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझिए, जानिए और उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ फैक्ट इकट्ठा करते हैं। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में समाधान की खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट, समाधान की खोज किसने की है, तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने की है, जिसे चारण भी बोलते हैं, जिनका उपनाम चारण भी है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में समाधान की खोज की थी। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से राहुल शंकरतायन ने इस समाधानों को खस प्रजाति का बताया। कहने का अर्थ ये जो समाधान है ये कहा कि ये खस प्रजाति के लोगों का है, इसके ध्यान में रखेंगे। किसने बताया, तो राहुल शंकरतायन ने बताया। इस लाइन को ध्यान में रखेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ से जो काले और धूसर रंग से निर्मित जो मृदभाण आपको प्राप्त हुए वो कहाँ से मिले, तो आपका ये आंसर आएगा मलारी गाँव। मलारी गाँव कहाँ पड़ता है, मैंने इससे पहले पढ़ा रखा, चमोली में। इसी प्रकार से उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे से 5 किलोमीटर दक्षिण में जो यमुना घाटी है वहाँ से काले रंग का एक आरेख प्राप्त हुआ जो लगभग मिट चुका है। तो आपको जानकारी रखना है कि पुरोला गांव कस्बे से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में यमुना घाटी में काले रंग का एक आरेख मिला जो लगभग अब मिट चुका है। वो कहाँ से मिला, तो उत्तरकाशी के पुरोला गांव, या पूरा पूछ सकता है कि पुरोला कस्बा कहाँ पड़ेगा, उत्तरकाशी में। तो डॉक्टर यशोधर मटपाल का ये मानना है कि ये लगभग 2100 से 1400 वर्ष पुराना है तथा शंख लिपि का इसमें प्रयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, शंख लिपि का प्रयोग हुआ है जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। जब पढ़ा नहीं जा सकता है, लिपि से संबंधित चीज़ें मिली हैं, तो किस प्रकार के काल के अंतर्गत समावेशित कर सकते हैं, तो आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसे रख सकते हैं। तो डॉक्टर यशोधर मटपाल के द्वारा यह बताया गया शंख लिपि में है और जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे, इस फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। शंख लिपि क्या पढ़ी जा सकती है, तो आप कहेंगे नहीं, शंख लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकती है। इसी प्रकार से बनकोट जो आपका उत्तरकाशी में पड़ेगा पिथौरागढ़ में, बनकोट से हमें ताम्रपत्र को, बनकोट से जो प्राप्त हमें ताम्रपत्र है, आपको मालूम है कि बनकोट कहाँ पड़ता है, तो बनकोट ये पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। तो अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में इन चीज़ों को सुरक्षित रखा गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमारा एक टॉपिक जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित था वो समाप्त हुआ। अब मैं आप लोगों से चर्चा उत्तराखंड के पूरा प्रजातियों के बारे में करूंगा, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं, उसको समझने का काम करेंगे, ठीक है। अब हम प्रागैतिहासिक काल से आगे चलते हैं और उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। टॉपिक है उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां। अब उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां नाम ही से लग रहा है, पूरा माने प्राचीन, प्रजाति माने आपका प्रजातियों से संबंधित है, जातियों से संबंधित है। तो प्राचीन जो प्रजातियां हैं वही क्या कहलाई, पूरा प्रजाति कहलाई।
अब उत्तराखंड में पुरा प्रजातियों के बारे में अगर देखा जाए तो पहला नंबर आता है कोल का, दूसरा नंबर आता है किरात का, तीसरा नंबर आता है खस और चौथा नंबर आता है सो का। 4 उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों के अंतर्गत शामिल प्रजातियां हैं। तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जो प्रजाति है वो है आपका कोल। कई बार उत्तराखंड की परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम पुरा प्रजाति कौन सी, तो आपका आंसर आएगा कोल। आइए अब मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको पहले कोल और किरात के बारे में समझाता हूँ, फिर खस और सोका के बारे में समझाऊंगा। तो मैं जल्दी से एक चार्ट बनाता हूँ। आइए अब हम पुरा प्रजातियों में सबसे पहले कोल के बारे में पढ़ते हैं। तो आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड की प्राचीनतम प्रजाति है। कई बार प्रश्न उत्तराखंड की परीक्षा में पूछ चुका है कि उत्तराखंड की प्राचीनतम प्रजाति कौन सी, तो आप बोलोगे कोल प्रजाति है। एक पहला फैक्ट ये ध्यान में रखने के कि ये कोल प्रजाति के लोग देखने में कुरूप व भद्दे किस्म के थे। शिव प्रसाद डबराल ने, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, शिव प्रसाद डबराल ने कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। कहने का शिव प्रसाद डबराल जो है वो कोल या मुंड, इनको कोल भी बोलते हैं और मुंड के नाम से भी जाना जाता है, कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। कैसी जाति मानते हैं? प्राचीनतम जाति। तो प्रश्न पूछेगा कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति कौन मानता है, तो आंसर आएगा शिव प्रसाद डबराल। इसे ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से साहित्य ग्रंथ में कोलों का वर्णन मुंड या सबर नाम से भी मिलता है, मुंड या सबर नाम से भी मिलता है। तो साहित्य ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंड और सबर नाम से ये। तो 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की प्राचीनतम प्रजाति कौन सी है? कोल। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसके द्वारा यह बताया गया कि कोल या मुंड जो है हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम प्रजातियां मानी जाती है, तो शिव प्रसाद डबराल ने बताया, उनके अनुसार हम इन्हें मानते हैं उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति। और तीसरा प्रश्न साहित्य ग्रंथों में कोलों के नाम का वर्णन किस रूप में मिला, तो मुंड और सबर के नाम से मिला। तो 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, उसे अच्छे से आप लोग देखेंगे। आइए किरात के बारे में समझते हैं। उत्तराखंड में कोल के बाद किरातों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कहा गया है कि कोल के बाद किरातों का उत्तराखंड में आगमन हुआ। इन किरातों को किन्नर या कीर कहा जाता है, किन्नर या कीर के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है और यह कहा गया है कि किरातों की जो भाषा या बोली थी वो मुंडा थी। किरातों की जो भाषा और बोली थी वो क्या थी? मुंडा थी। ये एक प्रकार की भ्रमणकारी, पशुपालक और आखेटक माने शिकार करने वाली जाति से संबंधित थी। महाभारत के वन पर्व में, महाभारत का वन पर्व में किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था, इस बात का वर्णन मिलता है। ये कहा जाता है कि महाभारत के वन पर्व में जो किरात लोग थे उन्होंने अपने जो नेता शिव थे उनके झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। और यह युद्ध जिस स्थान पर हुआ था वो बिल्लव केदार नामक स्थान है, बिल्लव केदार नामक स्थान है, जो वर्तमान में शिवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से वाणभट्टे के कादंबरी में भी, जो वाणभट्टे की द्वारा क्या रचित की है? कादंबरी। इसे ध्यान में रखेंगे, वाणभट्टे के द्वारा रचित किया है कादंबरी। तो वाणभट्टे के द्वारा रचित कादंबरी में भी किरातों के निवास की पुष्टि हुई है। और इसी प्रकार से कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में, कालिदास का जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें भी किरातों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये फैक्ट की जानकारी है। कालिदास के द्वारा रचित किया है रघुवंश महाकाव्य, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो इसमें भी किरातों का वर्णन किया गया। एक चीज़ इसमें छूट रही है, वर्तमान में जो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वर्तमान में डीडी हाट एवं अस्कोट, डीडी हाट व अस्कोट नामक स्थानों पर किरातों के वंशज रहते हैं। तो ये एक फैक्ट था, छूट रहा था, मैंने इसको भी जोड़ दिया। तो वर्तमान में कहा डीडी हाट और अस्कोट, ध्यान में रखना, डीडी हाट और अस्कोट। आइए अब हम कोल और किरात पढ़ने के बाद खसों को पढ़ते हैं और खस प्रजाति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि खस प्रजाति किस प्रकार से उत्तराखंड में तीसरे चरण की प्रजाति है पुरा प्रजातियों के अंतर्गत, और इस पुरा प्रजाति के द्वारा किस प्रकार के कार्य विशेषों को किया गया उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो खस प्रजाति है वो किरातों के बाद खसों का आगमन हुआ। सबसे पहला पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है कि किरातों के बाद कौन आए, तो किरातों के बाद खस लोग आए, पहला पॉइंट, इसे ध्यान में रखेंगे। तो तीसरा क्रम आएगा, पहला कोल, दूसरा किरात और तीसरा खस आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है महाभारत के सवा पर्व। आप सब जानते हैं कि महाभारत का सवा पर्व जो है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो खस लोग जो है कौरवों की तरफ से लड़े। तो ये फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा यह पता चलता है कि खस लोग कौरवों की तरफ से लड़े, तो आप बोलोगे महाभारत के सवा पर्व के अनुसार, और इस फैक्ट को आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। इसी प्रकार से राजशेखर के द्वारा रचित जो काव्य मीमांसा है, राजशेखर के द्वारा जो रचित महाकाव्य मीमांसा है, उससे मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर में
मध्य हिमालय का जो कार्तिकेयपुर राज्य था उसमें खसाधिपति लोग रहते थे, इस बात का जिक्र मिला। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर राज्य में खसाधिपतियों का राज्य था, इस बात की जानकारी हमें कहां से मिली? तो राजशेखर के काव्य मीमांसा से देखने को मिली। तो राजशेखर का काव्य मीमांसा ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से जब आने वाला समय चला तो 1885 में इन खसों को शूद्र वर्ण के अंतर्गत शामिल किया गया। शूद्र वर्ण के अंतर्गत शामिल किया गया। आप सब जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो 1885 में इस खसों को शूद्र वर्ण के अंतर्गत शामिल किया गया। खसों में घर जमाई रखने की प्रथा थी। आप सब जानते हैं घर जमाई अर्थात लड़की अपने घर में रहेगी और लड़का जो है वो उसके घर में जा करके रहेगा। ठीक है, तो मजा ही है भैया इस बारे में। घर जमाई रखने की प्रथा प्रचलित थी। इसी प्रकार से एक प्रथा थी टिकुआ प्रथा। ये टिकुआ प्रथा क्या होती थी उसे ध्यान से सुनेंगे। टिकुआ प्रथा क्या होती थी कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो ऐसी स्थिति में वह स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ रह सकती थी या दूसरे पुरुष को अपने साथ रख सकती थी। इसी को टिकुआ प्रथा कहा गया। कहने का अर्थ जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो ऐसी स्थिति में वो किसी दूसरे पुरुष के साथ रहती थी या दूसरे पुरुष को अपने साथ रखती थी। इसी को टिकुआ प्रथा बोला गया। इसी प्रकार से झटेला प्रथा क्या था? झटेला प्रथा ये था कि जब कोई स्त्री अपने पहले पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगती थी तो ऐसी स्थिति में पहले व्यक्ति से उत्पन्न जो पुत्र था उसी को बोला गया झटेला। उसी को क्या बोला गया? झटेला बोला गया। तो मैंने क्या समझाया कि जब कोई स्त्री अपने पहले पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर ले या उसके साथ रहने लग जाए तो ऐसी स्थिति में पहले पति से उत्पन्न जो उसका पुत्र था वो कहलाता था झटेला। इसी को बोला गया झटेला प्रथा। इसी प्रकार से खसों में इस बात का भी प्रचलन था कि जो ज्येष्ठ पुत्री होती थी उसे वे मंदिरों में क्या कर देते थे? दान दे देते थे। मंदिरों में दान देने की प्रथा थी। इसी प्रकार से खसों में पशु बलि की भी प्रथा क्या थी? व्याप्त थी। तो इंपोर्टेंट अगर चीज़ों पर देखा जाए तो भाई क्रम ध्यान में रखना है। पहले कोल आए, फिर किरात आए, फिर खस आए। तो एक तो ये आपका पॉइंट हो गया। दूसरा, महाभारत के सवा पर्व के अनुसार खस लोग कौरवों की तरफ से लड़े, इसे ध्यान में रखना। राजशेखर का काव्य मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है। राजशेखर के द्वारा रचित क्या है? काव्य मीमांसा। किस बात का जिक्र मिला? इसे ध्यान में रखेंगे। कब किस सन में शूद्र वर्ण में आए ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से टिकुआ और झटेला प्रथाएं क्या होती हैं इसको फैक्ट की तरीके से पेपर वाला आपसे पूछ सकता है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जिसे आप अच्छे से ध्यान में रख करके हमेशा रखेंगे। आइए अब हम लोग कोल, किरात, खस, अब हम शोका प्रजाति के बारे में चर्चा का विषय करते हैं। चलिए अब हम लोग भोटांतिक या शोका प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले सबसे पहले कोल के बारे में पढ़ा, फिर किरात के बारे में पढ़ा, फिर हमने खस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग शोका प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि शोका प्रजाति क्या थी। भोटांतिक या शोका प्रजाति, यह शोका प्रजाति जो है इसको एक व्यापारिक प्रजाति बोला गया। ये व्यापार करने वाली प्रजाति थी जो व्यापार करके अपना जीवन यापन चलाती थी, परिवार का भरण पोषण करती थी, व्यापारिक प्रजाति थी। तो कई बार पूछा भी गया है कि बताइए कि कौन सी ऐसी प्रजाति थी जो व्यापारिक प्रजाति के नाम से जानी जाती है? तो शोका प्रजाति। शोका प्रजाति जो है काली नदी में रहने वाली भोटिया प्रजाति को ही शोका प्रजाति कहा गया है। आप सब जानते हैं कि जो काली नदी है वह हमारे पिथौरागढ़ जनपद से इसका उद्गम हुआ है और इस पिथौरागढ़ जनपद से उद्गमित होने के बाद यह काली नदी आपका कुमाऊं और दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर के साथ बहती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। और उसके बाद जैसे ही भाबर अर्थात टनकपुर में प्रवेश करने के बाद इसको हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो वही काली नदी है और इस काली नदी घाटी में रहने वाले जो भोटिया प्रजाति है उसी को हमने शोका प्रजाति के नाम से भी शोका प्रजाति कही जाती है। आज भी वर्तमान समय में धारचूला के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यह भोटिया प्रजाति रहती है। भोटिया प्रजाति के जो समूह है, जो भोटांतिक प्रजातियों का जो समूह होता है उसे कुंच कहते हैं। तो फैक्ट के तौर पर याद रखेंगे, उसे कुंच कहा जाता है। भोटांतिक की अनेक उपप्रजातियाँ भी हैं, जैसे जो आज हमें उपप्रजातियाँ भी देखने को मिलती हैं, जैसे गरबयाल हो गया, गुंजियाल हो गया, आपका मर्तोलिया हो गया, टोलिया हो गया, पांगती हो गया। ये सब भोटांतिक की अनेक उपप्रजातियाँ हैं। कभी डायरेक्ट छोटा प्रश्न बन सकता है कि बताइए कि मर्तोलिया, पांगती, टोलिया ये किस प्रजाति के अंतर्गत शामिल है, किसकी उपप्रजाति है? तो आप बोलोगे भोटांतिक या शोका की उपप्रजाति है। इसी प्रकार से भोटांतिक की जो उपप्रजाति है, उपजाति है, भोटांतिक की उपजाति को राठ या संगोत्र भी कहा जाता है। राठ या संगोत्र में विभक्त होती थी और ये कहा जाता था कि भोटिया लोग
जो राठ लोग थे उनको भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। किसका सूचक मानते थे? बिरादरी का सूचक। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भोटांतिकों की जो उपजाति थी उसको राठ या संगोत्र में विभक्त किया गया, और भोटिया लोग इनको, राठों को बिरादरी का सूचक मानते थे। और यह भी कहा जाता था कि यह एक ही बिरादरी पे होने में, एक ही बिरादरी के जब ये निकल जाते थे तो ऐसी स्थिति में वह संबंध स्थापित नहीं करते थे, अर्थात अपनी पुत्र और पुत्री का विवाह नहीं करते थे, अर्थात वैवाहिक संबंध नहीं होते थे। जैसा आज भी बहुत सारे हिंदू धर्मों, हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत ये चीज़ें अभी भी शामिल है कि एक ही बिरादरी में क्या कहते हैं शादी नहीं होती है, तो ऐसा ही भोटिया लोगों के साथ भी ये चीज़ प्रचलन में थी। इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट, वर्षा के देवता के रूप में ये किसे पूजते थे? तो धुरमा देवता की जो पूजा करते थे ये वर्षा के देवता के रूप में करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्षा के देवता के रूप में भोटिया लोग किसकी पूजा करते थे? धुरमा देवता की पूजा करते थे। आइए अब इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि व्यापारिक प्रजाति कौन सी है? तो शोका प्रजाति है। आपसे अगर पूछेगा कि ये शोका प्रजाति जो है ये कहाँ पे, किस नदी घाटी के किनारे रहती है? तो काली नदी घाटी के किनारे रहती है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भोटांतिकों के समूह को क्या कहा गया? कुंच कहा गया, तो इसको फैक्ट में याद रखेंगे। इसी प्रकार से ये पढ़ लेना आप लोग, गरब्याल, गुंजाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, ये सब भोटिया की उपजाति हैं। भोटांतिकों की उपजाति को क्या कहा गया है? तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, राठ या संगोत्र कहा गया, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है कि धुरमा देवता की पूजा भोटिया लोग किसके रूप में करते थे? तो वर्षा के देवता के रूप में करते थे। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को पुरा प्रजाति, उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों के बारे में पढ़ाया। आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा, हम लोगों ने सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने का भी प्रयास किया, चीज़ों को लेने का भी प्रयास किया। अब आपका ये उद्देश्य है कि जो भी फैक्ट के संबंध में मैंने इंपॉर्टेंट बता रखा है उसे आप लोग क्या करें? रिवाइज करिए और बार बार उसे बारंबार पढ़ते रहिए और याद करिए। यही परीक्षाओं का मुख्य भाग्य बनता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है हम आग ऐतिहासिक काल से चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए, हम नेक्स्ट चर्चा आग ऐतिहासिक काल पर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।